कि तकरीबन 3 मकामात पे आज फिर हमास ने रॉकेट दागे, यानी रॉकेट से अटैक किया, यानी वो आज भी 22 महीने बाद लड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कहां से ताकत आ रही है। कैप्टन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत दिनों बाद वो तशरीफ लाए। ये नूर साहब ने कहा है, आपका शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि आप तशरीफ लाए। तो ये मैं फदील साहब से चाहूंगा कि वो इस पे जरूर रोशनी डालें, क्योंकि अब तरह तरह की बातें आ रही कि हमास को सप्लाई लाइन है, ये वो, कल भी हम लोगों ने बात की। एक और जो जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा, नेतन्याहू ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि जॉब को खत्म किया जाए और हमास को पूरी तरह से हराया जाए। हमें उससे पूछना चाहिए कि अभी तक क्या कर रहे थे। ये जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा। तो ये असल में फड़फड़ाहट है, घबराहट है और बेबसी है। देखिए, जब बेबसी होती है तो इंसान जो है वो ज्यादा बोलने लगता है, ज्यादा ये भी कर ले, वो भी कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, वो सिचुएशन है। तो लेकिन फदील साहब, यहाँ जो हमास जिस तरह से आज रॉकेट से हमला किया, मतलब इसका मतलब कि अभी भी वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाए हुए हैं, टनल में पूरा महफूज है। फदील साहब, देखिए मुमताज भाई, अरब हो, चाहे इजराइल हो या इजिप्ट हो, इन सब लोगों को अगर किसी से समस्या है या अमेरिका हो तो हमास से समस्या है। और समस्या इसलिए है कि अगर हमास नहीं होता तो इजराइल एक दिन 100 जहाज पानी का लगाता और सारे फिलिस्तीनियों को, गजावासियों को पकड़ करके जबरदस्ती उस जहाज में बैठाल करके अफ्रीका के जंगलों में छोड़ आता। यही होता। आज से थोड़ी हमास लड़ रहा है, पिछले 40 साल से इजराइल के खिलाफ लड़ाई हो रही है और हमास की वजह से आज ये लड़ाई जिंदा है, चल रही है। और न सिर्फ चल रही है कि फिलिस्तीन के लिए इजराइल ने अपना पूरा तेल अवीव खत्म करा लिया, पूरा उनका इकबाल भी चला गया और पूरा उनका प्रॉपर्टी भी चली गई। और उनके साथ साथ अमेरिका जो अपनी एक औरा बना के रखा था कि हम सुपर पावर हैं, उनका सुपर पावर ईरान ने 2 मिनट में खत्म कर दिया। तो ये जो चल रहा था कि देखिए, हमास से ही तो तकलीफ है ना इन लोग को। अगर हमास नहीं होता तो 100 जहाज पानी का लगा करके और जबरदस्ती मारपीट के जहाज में बैठाल के ले आकर अफ्रीका के जंगलों में छोड़ाते, न तो उनकी रहने का इंतजाम, न कुछ नहीं होता। अब मैं शुरू करता हूं, चूंकि कैप्टन साहब ने एक चर्चा किया तो हम उसी 40 साल से देश की दुनिया के अंदर 2-3 घटनाएं हुई। अगर अर्मीनिया अजरबैजान को छोड़ दिया जाए, वो एक अलग युद्ध था। तो नेपाल में प्रचंड थे, आतंकवादी संगठन था, दुनिया उनको आतंकवादी बोलती थी। लेकिन नेपाल आजाद हुआ, इलेक्शन हुआ, प्रचंड भारी बहुमत से जीत गया और प्रधानमंत्री बने। और उसी प्रचंड से जो दुनिया में सभी लोग उसको आतंकवादी कहते थे, भारत ने भी राजनयिक संबंध बनाए और दुनिया के सभी लोगों ने राजनयिक संबंध बनाए। आज वो नेपाल के नेता भी हैं, उनकी सरकार में पक्ष व विपक्ष बैठते रहते हैं। दूसरी घटना दुनिया के अंदर अफगानिस्तान के अंदर हुई। तालिबान को लोग आतंकवादी संगठन कहते थे। जब तालिबान से अमेरिका गया तो अमेरिका से 40 साल से कौन लड़ रहा था? पेंटागन पे हमला हुआ तो अफगानिस्तान के लोगों ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन इतना बम मारा, इतना बम मारा कि अफगानिस्तान की 25% आबादी घट गई। तो उसके बाद लड़ाई लड़ते लड़ते एक वक्त आया कि अमेरिका छोड़ के चला गया। वही तालिबान आज वहां की हुकूमत में है और दुनिया के सभी लोग उससे राजनीतिक संबंध अपना स्थापित कर रहे। अब वो संबंध अच्छा हो गया। अमेरिका ने अल-शुरा को, अमेरिका ने ही कहा था कि ये आतंकवादी है और अल-कायदा का आदमी है, आतंकवादी है। लेकिन अल-शुरा को जब उन्हें ईरान पे हमला करने के लिए एक मौका मिला तो अल-शुरा को बोलने लगे कि अरे नहीं नहीं, ये तो गांधीवादी है, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। तो अमेरिका जिसको चाहेगा उसको आतंकवादी बोल देगा, जिसको चाहेगा उसको गांधीवादी बोल देगा। ये उनकी अपनी कलम की ताकत है। वो कलम की ताकत में स्याही खत्म हो गई। ईरान ने सब स्याही चुरा लिया, सबकी स्याही खत्म हो गई, अब कोई कुछ नहीं बोल सकता। कल को अगर फिलिस्तीन जैसा कि पूरी दुनिया 147 देश के साथ साथ 5 वो देश जो अमेरिका के साथ हमेशा खड़े होते थे, ब्राजील, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, ये सारे कंट्री के लोग और जर्मनी, ये सारे कंट्री के लोग
फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने की मान्यता ही नहीं दे रहे, बल्कि कह रहे हैं कि हम जगह भी दे रहे हैं, अपना दूतावास खोल लो। अब अमेरिका अलग थलग पड़ चुका है, इजराइल अलग थलग पड़ चुका है। अगर इजराइल के अंदर इतनी ताकत होती तो 7 अक्टूबर को ही इजराइल हार गया था, जब उसके घर में घुस के हमास वाले उठा लाए उनके 300 आदमी को। उसी दिन नेतन्याहू को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर मजबूत लोकतंत्र होता, किसी को आप बम से मार करके, बेगुनाहों को मार करके लड़ाई को जिंदा रख सकते हैं, लेकिन उससे आप खतरा और बढ़ाते हैं। किसी को भी अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो वो और ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह से हमास 40 साल की सजा, 100 साल की सजा, 200 साल की सजा इजराइल के अंदर फिलिस्तीनियों को पकड़ पकड़ ले आकर के वहां की अदालतों ने दिया। ये बात क्या, दुनिया की ज्यूरी जो है सबकी, वो लोग सबका कान बंद है कि अब इस इजराइल ने फिलिस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है। ये हमास से इसलिए चिढ़ रहा है, और अरब चाहे जो भी बात कर रहा है, हमास के बिना तो फिलिस्तीन का कुछ है ही नहीं। आज अगर हमास हट जाए तो आज वही हाल होगा मुमताज भाई, कि इजराइल अपना पानी का जहाज लगा कर सबको पकड़ के गजा वासियों को ले आकर अफ्रीका के जंगलों में छोड़ आएगा। वो अपना जाने और वो जाने, कोई नहीं पुरस्याल होगा। लेकिन आज हमास उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा है, और गजावासी हमास के साथ चट्टान के साथ खड़े हैं। और ईरान, अगर इजिप्ट साथ नहीं दे रहा, अरब साथ नहीं दे रहा, जॉर्डन साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, अल्लाह साथ दे रहा है ना। आज ईरान ने वो ताकत दिखा दी कि दुनिया आज हमस कर गई। अमेरिका डर रहा है, इजराइल डर रहा है, पूरी दुनिया आज ईरान की ताकत को सलाम कर रही। ईरान साथ है, सीरिया साथ है। अगर 4 लोग नहीं है तो 4 लोग साथ हैं भी। 147 मुल्क साथ हैं फिलिस्तीन के, और 6 और जोड़ दीजिए, 6 में जो है 5 और जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया? 152 लोग साथ हैं पूरी दुनिया के अंदर। कितने दिन ये जो है, कितने दिन भागते रहेंगे, नहीं बनाएंगे? और एक दिन आएगा, इजराइल जो कर रहा है वो आखिरी, अपनी ताबूत की आखिरी कील का इंतजार कर रहा है। अभी जितना नुकसान हुआ उससे अभी इजराइल का अहंकार, जो मैंने कहता था ना मैं कि रावण अपनी लंका जला के ही मानेगा, वही हाल इजराइल का है। जब तक कि पूरा इजराइल को मिटा नहीं लेंगे, चाहे ईरान मिटावे, और इजराइल के साथ साथ ईरान तक, ईरान की जो तैयारी है वो अमेरिका तक। अगर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में अमेरिका आया तो ईरान की मिसाइलें अमेरिका तक जाके गिरेंगी, कैलिफोर्निया पे गिरेंगी और दूसरे शहरों पे गिरेंगी। वही हाल होगा वहां पे अमेरिका के अंदर जो तेल अवीव का हुआ। इस बात को अमेरिका भी जानता है कि ये हाल होगा, इसीलिए चुप है। पूरे मिडिल ईस्ट से उनका बेस खत्म हो गया, नहीं बचा पाए अपने बेस को। सब बुला लिया अमेरिका, सारे सैनिक चले गए, और जो कबाड़ वहां पड़ा है सब स्क्रैप में, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक सब स्क्रैप में बिक रहे हैं वहां पे, और वो सब कुछ नहीं गए। अब वो रूस इंतजार कर रहा है कि एक बार जरा यूक्रेन से निपट ले। फिर रूस के तो अमेरिका बगल में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, बहुत बगल में है। ईरान भी मारेगा, और ईरान भी मारेगा और रूस भी मारेगा। और जो हाल तेल अवीव का हुआ वही हाल कैलिफोर्निया का होगा। ये बात अमेरिका के लोग समझते हैं। इसीलिए 5 लाख लोग ट्रंप के, जिस दिन ट्रंप ने ये बयान दिया था गजा को हटाने का, मिटाने का, उस दिन 5 लाख लोग ट्रंप को घेर लिए अमेरिका के अंदर। पूरी जनता सड़कों पे थी कि भाई तुम क्या कर रहे हैं, अमेरिका को भी खत्म करोगे क्या? इजराइल के लोग तो मर रहे, तो भाग क्या क्या अमेरिका में रुक जा रहे, अमेरिका के लोग कहां जाएंगे? ऐसे भी वहां पति पत्नी मिल करके नौकरी करके अपने बच्चों की जीविका चला रहे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेकर के आप दुनिया को बर्बाद कर रहे। ये बात जो है अमेरिका के लोग भी जानते हैं। यही कारण है कि रोज एक बयान आता है कि हम पूरा कब्जा कर लेंगे। तो 22 महीने से, क्या 40 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि, और 22 महीने से पूरी लड़ाई देख रहे हैं कि आज कब्जा कर लेंगे, कल कब्जा कर लेंगे। आज जब खबर मिलती है, ठीक है कि वो बम मार के गिरा दे रहे, लेकिन 80-80 जवान आईडीएफ के शहीद भी हो रहे, वहां मारे जा रहे, वो लोग छोड़ के भाग रहे, अपनी पोजीशन छोड़ के भाग जा रहे। तो ऐसा नहीं है, इजराइल का अहंकार, ये रावण का अहंकार, लंका जब तक जलेगी नहीं तब तक रावण मरेगा नहीं, तब तक जो है इजराइल मानेगा नहीं, नेतन्याहू मानेगा नहीं। और फिलिस्तीन की आजादी उसी में है कि जब रावण भी मरे और लंका भी जले, तब जाके फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र का दर्जा मिलेगा। जी मुमताज भाई।
जी हाँ, हो ये रहा है कि इज़राइल में अब इज़राइल के लोग इस लड़ाई से थक चुके हैं। 2 साल से ये लड़ाई चल रही है और 2 साल के लड़ाई के बाद भी आईडीएफ आज तक गाज़ा पर कब्ज़ा नहीं कर पाई है। अभी भी गाज़ा का जो 30% यानी करीबन-करीबन 1/3 घनी आबादी वाला क्षेत्र है गाज़ा शहर में ज़बायली कैंप के आसपास और खान यूनिस के पश्चिम वाला एरिया, वहाँ पर आईडीएफ अभी तक पूरी तरह से कंट्रोल नहीं ले पाई है। अ, जो रिज़र्विस्ट की बात आपने की वह एकदम सही बात है। ऐसी खबरें मार्च के महीने में भी आई थी, अप्रैल के महीने में भी आई थी, जब करीबन-करीबन 1 लाख रिज़र्विस्ट को जब उनके घर में खबर भेजी गई कि आप ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कीजिए, तो वह ड्यूटी पर नहीं पहुँचे। इज़राइल की एयर फ़ोर्स के भी करीबन 1000 टेक्नीशियन और पायलट्स जो कि रिज़र्विस्ट थे, वो भी अपने ड्यूटी पर नहीं पहुँचे। ये अभी अप्रैल और मई की बात है। तो ये दिखाता है कि इज़राइल की जो आम आवाम है, रिज़र्विस्ट का मतलब मैं दर्शकों को बताता हूँ क्या है। रिज़र्विस्ट का मतलब है कि वो आम आवाम है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई डेंटिस्ट है, कोई लीगल प्रोफ़ेशन में है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई प्लेन एंड सिंपल घर में होम मेकर है। इनको युद्ध के लिए बुलाया जाता है। तो इन लोगों ने अब मना करना शुरू कर दिया है कि वह वापस लड़ाई में नहीं जाएँगे। अलग-अलग वजह है लेकिन ज़्यादातर लोग ही वजह ये बता रहे हैं कि उन्हें यकीन नहीं है कि नेतन्याहू जो हमला कर रहे हैं गज़ा पर और ख़ास तौर से उनका जो लेटेस्ट आइडिया है कि गज़ा में घुसकर 100% गज़ा को अपने कब्ज़े में लेंगे। उनको यकीन नहीं है कि ये सही बात है और इन रिज़र्विस्ट को क्योंकि वो आधे फ़ौजी होते हैं, तो इन रिज़र्विस्ट को ये भी यकीन नहीं है कि मिलिट्री तौर पर ये पॉसिबल है। मैं आपको बता दूँ फ़ौजी तौर पर बहुत ही मुश्किल काम नेतन्याहू करने जा रहे हैं। ये तो जैसे कहते हैं ना कि बर्र की छत्ते में हाथ डालना। 2 साल की लड़ाई के बाद पिछले साल अक्टूबर में लड़ाई चालू हुई थी 2 साल पहले अक्टूबर में लड़ाई चालू हुई थी। तो अगर इतना आसान होता इन सब बाकी बचे हुए जो 1/3 एरिया बच गया है गाज़ा का, उस पर कब्ज़ा करना तो पहले ही कर लिया होता। इज़राइल की आर्मी चीफ जो हैं वो बराबर पार्लियामेंट्री कमेंट्री के सामने उन्होंने ये कह दिया है कि यह मिलिट्री तौर पर संभव नहीं है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में इज़राइल के फौजी मारे जाएँगे। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि बड़ी मात्रा में सिविलियंस अब तक 61,000 मारे गए हैं। इस ऑपरेशन करेंगे तो वो 70,000 के ज़्यादा सिविलियंस औरतें, बूढ़े, बच्चे, बीमार मारे जाएँगे। और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने कहा है कि अगर ये ऑपरेशन करने की कोशिश की तो जहाँ-जहाँ हमास ने बचे-खुचे जो बंधक हैं, करीबन 20 शायद जिंदा हैं, 20 है, 25 उनकी डेड बॉडी है। तो जो 20 बचे हुए हैं शायद हमास उनको भी मार डाले। ज़ाहिर बात है किसी भी गुरिल्ला ऑर्गेनाइज़ेशन में जब बंधक बनाया जाता है उनके ऊपर निगरानी के लिए एक बच्चों को ही लगाया जाता है। हिंदुस्तान में भी हमने देखा कि जितने आतंकवादी ग्रुप हैं, अगर वो कोई बंधक लेते हैं तो हमेशा 14 साल, 16 साल के बच्चों को ही उनके ऊपर गार्ड ड्यूटी करने के लिए छोड़ते हैं और क्लियर हुक्म होता है कमांडर से कि अगर ये भागने की कोशिश करे या अगर इनको और कोई बचाने की कोशिश करे आर्मी या पुलिस तो गोली मार दो। तो ये बेचारे 20 जो जीव बचे हैं हमास के कब्जे में हैं, ये बेचारे बिन बुलाए मौत मारे जाएंगे। जी। हम दोबारा वहां नहीं जाएंगे। तो इसको कैसे हम ये माने कि 90% खत्म हो गए? 10% पे तो फिर कब्जा करने में कोई था ही नहीं इतना ज्यादा। ये मैं थोड़ा सा मतलब ये हमारी जो देखिए मुमताज भाई, पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी जो ताकत थी उनकी यूनिटी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इन लोगों ने अपना एक संगठन बनाया और पूरी दुनिया पर डरवाते थे और एक साथ हमला कर देते थे। इसके चलते लोगों में एक दहशत बनी रही कि ये लोगों के पास यूनिटी बहुत है और पूरा 40-45 यूरोपीय यूनियन, नेटो कंट्री सब मिल करके किसी को भी हमला कर देते हैं। इसकी वजह से बहुत से छोटे-छोटे कंट्री इनके और इसका नेतृत्व तो अमेरिका करने लगा। तो बहुत सी कंट्रियां और सबसे बड़ी बात अमेरिका क्या करता है कि जो हुकूमत में जो देश का प्रधानमंत्री है या बादशाह है, उनको इतनी सुख सुविधा अमेरिका दे देता है कि वो उसके सुख सुविधा में ये भूल जाते हैं। और कोई भी लोग सोचते हैं कि भाई इनसे क्यों झगड़ा लेना,
सुख सुविधा मिली रहे, अपना आराम से रहो खाओ, कोई बात नहीं है। हर आदमी के अंदर तो ईरान जैसा तेवर नहीं है ना। तो ये जो चीजें बहुत साल से चली आ रही थी, आज जो इजराइल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रंजिश, अमेरिका इसलिए नाराज है, भारी नुकसान था बस। अगर ये सारे लोग नेटो कंट्री मिलके अगर ये युद्ध नहीं लड़ रहे होते तो 3 दिन में रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर युद्ध के में बर्बाद करा दिया है। और इसके चलते आज हूती 2 बरगुरियन एयरपोर्ट पर जाके गिर रही है मिसाइल। एक और थॉट सिस्टम हूती ने अपना मदद कौन कर रहा है? ईरान तो कर ही रहा है, इसके साथ साथ नेट से चिढ़ रहे, वो लोग अंदर खा पूरा सब कुछ दे रहे। और इसी के चलते अब अमेरिका से सभी लोग किनारा कर लिए हैं और अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए या इजराइल को नीचा दिखाने के लिए आज क्यों फ्रांस कह रहा है कि हमारे यहाँ दूतावास खोल लो? ब्रिटेन तो अमेरिका प्रो है ना, इनके तो क्यों नाराज हैं? अमेरिका से नाराज होने की वजह से ही तो आज अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। तो ये लोग जब ये यूक्रेन के अंदर रूस से लड़ाई लड़ा करके और हाथ खींच लिया और सारे यूरोपियन की बेहद स्थिति खराब है, इकोनॉमिक क्रैश कर रही सबकी इस युद्ध की वजह से, और उसके चलते आज अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए कोई कंट्री खड़ा है उसके साथ, इजराइल के साथ, पूरे इजराइल। और इतना ही नहीं, सबने ये कह दिया, नेटो कंट्री के कई देश के लोगों ने ये कह दिया कि अगर नेतन्याहू हमारे देश में आएंगे तो आईसीसी का जो गिरफ्तारी वारंट है उनको गिरफ्तार कर लेंगे। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि नेतन्याहू इजराइल के अलावा सिर्फ अमेरिका जा सकते हैं और किसी दुनिया के किसी देश में नहीं जा सकते। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन अब दुनिया शिफ्ट कर रही है। दुनिया अब चाइना की तरफ शिफ्ट कर, अच्छा खासा बैठे बैठाले अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में चाइना के हाथों को मजबूत कर दिया, रूस को मजबूत कर दिया और पूरी ताकत शिफ्ट हो गई है। उसकी वजह यह है कि चाइना और रूस अपने एलाइज को कभी धोखा नहीं देता, उनका शोषण नहीं करता। अमेरिका अपने एलाइज का शोषण करता है और धोखा देता है। इसलिए आज 25-30 साल 40 साल के बाद उनके नेटो कंट्रीज के लोग उनसे खिलाफ होकर के हूती की मदद कर रहे, ईरान की मदद कर रहे और फिलिस्तीन की मदद कर रहे। कुछ लोग अंदर खाने में कर रहे और कुछ लोग तो खुल के कर रहे। ये बात आज अमेरिका पूरी तरह से कैसे चुप है? नेतन्याहू भी उनका रोज का दिखाना, रोज का उनका बिलबिलाना, और ट्रंप दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सुपर पावर हैं, थे और रहेंगे। ये आप तय नहीं करेंगे। इस दुनिया के ऊपर की दुनिया एक अल्लाह की अदालत होती है, वो तय करते हैं कि कौन सुपर रहेगा कौन नहीं रहेगा। यही तो अहंकार है ना। इसी अहंकार, हर अहंकार का अंत होता है, ये जान लीजिए आप। एक दिन जरूर गिरता है, हर कोई बूढ़ा होता है। सूरज अगर चमक रहा है तो शाम को उसको डूबना निश्चित है, प्रकृति का नियम है, इसको दुनिया का कोई बदल नहीं सकता। जो ईरान को 40 साल से अमेरिका ने प्रतिबंध लगा के रखा, आज अमेरिका कह रहा है कि भाई हम पर मत हमला कर देना। और ईरान अपनी तैयारी इस लेवल पे कर रहा है मुमताज भाई कि अगर बीच में अभी एक अस्थायी शांति के लिए अस्थायी युद्ध का होना बहुत जरूरी है। अभी एक युद्ध और होगा और ईरान ने तय कर लिया है कि अगर इस युद्ध में, इजराइल के और ईरान के युद्ध में अमेरिका बीच में पड़ा तो न सिर्फ तेल अवीव पर और इजराइल के शहरों पर, अमेरिका की कैलिफोर्निया और उनके बड़े बड़े शहरों पर भी ईरान की मिसाइलें तैयार हैं गिरने के लिए और रूस की मिसाइलें तैयार हैं गिरने के लिए। इस लड़ाई में अब अमेरिका को पूरा का पूरा नेस्तनाबूद होना पड़ेगा। और अमेरिका ने अभी इकबाल खत्म किया है, अमेरिका का हाल भी इजराइल जैसा हो जाएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि अमेरिका को बर्बाद करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो तो ट्रंप ही काफी हैं। 5 साल में वो हाल कर देंगे अमेरिका का कि अमेरिका जो दुनिया में बांटता था ना,
अब दुनिया से मांगना शुरू कर देगा। जी।